Hello everyone, welcome to Startup Academy, India's only exclusive coaching for ISS. We are focusing on 2026 एग्जाम्स। तो इस एग्जाम को पैटर्न आप सभी लोग जानते हैं। आजकल बहुत इंक्वायरीज हमारे फोन पे आ रही हैं जिसमें बच्चे ये जानना चाहते हैं कि हमें तैयारी कब से शुरू करनी चाहिए, क्या पैटर्न हमें अपनाना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी हमें अपनानी चाहिए जिससे कि हम इस एग्जाम को इसी साल में क्रैक कर सके। तो आज इस बातों पर डिस्कस करेंगे कि क्या राइट समय है इस एग्जाम को तैयारी करने के लिए। इस एग्जाम के लिए हमें तैयारी कब से शुरू कर देनी चाहिए। सबसे पहले एलिजिबिलिटी हम लोग बात कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी में अगर आपने स्टेटिस्टिक्स में वन ऑफ द मेजर सब्जेक्ट के साथ ग्रेजुएशन किया है, आपके तीनों साल में ये सब्जेक्ट रहा है, तो आप इसके लिए फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। फरवरी में इसका जो है नोटिफिकेशन निकलता है और जून के अंत में लगभग 3 दिन का इसका एग्जाम शेड्यूल होता है, जिसमें 6 पेपर इसमें कंडक्ट कराए जाते हैं। पहले दिन इंग्लिश और जीएस का पेपर होता है, दूसरे दिन स्टेटिक्स 1 और स्टेटिक्स 2 का पेपर होता है मॉर्निंग और इवनिंग की शिफ्ट में। देन थर्ड डे स्टेटिक्स 3 एंड 4, ये डिस्क्रिप्टिव होता है लास्ट डे। ये ऑब्जेक्टिव इन नेचर होते हैं एंड दिस इज आल्सो इन डिस्क्रिप्टिव इन नेचर। तो ये तो नोटिफिकेशन या सिलेबस आप लोग जानते ही हैं, कई बार डिस्कस भी हो चुका है, आप सब लोगों ने देखा भी होगा। और दिमाग में जब जैसे ही आपने डिसाइड किया है कि हमें आईएएस का एग्जाम देना है, तो आपने इस सिलेबस के गो थ्रू आप हो ही गए होंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि हमें अपनी तैयारी कब से स्टार्ट कर देनी चाहिए। जस्ट ग्रेजुएशन के बाद से शुरू करें या अभी हम मास्टर्स के लिए जाएं तब हम शुरू करते हैं। एक छोटा सा ओवरव्यू इस पे हम लोग ले लेते हैं कि किस तरह से हमें अपनी तैयारी करनी चाहिए। तो जब बच्चा मास्टर्स में जाता है तो उसका फोकस कहीं ना कहीं मास्टर्स की तरफ को भी होता है। बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं कि मैंने अपनी जो प्रिपरेशन है अभी को थोड़ा होल्ड कर दिया है क्योंकि मेरे सेमेस्टर्स के एग्जाम आ गए हैं। तो सेमेस्टर्स के एग्जाम अगर आपको प्रेफरेंस करनी है और आईएसएस को प्रेफरेंस कम देनी है, आईएसएस आपसे प्रेफरेंस तो पूरी मांगता है। अगर आपने सिंगल एजेंडा अर्जुन को जैसे वो आंख दिखाई देती थी उस कंसिस्टेंसी के साथ आपने स्टडी नहीं की, तो ये आपसे टाटा बाय बाय कर देगा। ये आपसे कंसिस्टेंसी मांगता है। आपको कंसिस्टेंसी के साथ आपको पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। 8 से 10 घंटे आपको देने ही पड़ेंगे। किस तरह से देंगे, इसी स्ट्रेटेजी को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे आपने ग्रेजुएशन का आपने पास कर लिया, तो हमारे हिसाब से ये राइट टाइम है कि आप अपनी तैयारी को फौरन शुरू कर दें। जून जुलाई में आप अपनी तैयारी को शुरू कर दें। इतना वास्ट, इतना बड़ा सिलेबस है इसका, जिसको एक साल में कंप्लीट कर पाना ही पॉसिबल है। अगर आप इसको तैयारी को दिल से करना चाहते हैं और आपने वाकई ड्रीम देखा है कि मुझे आईएएस बनना है, तो एक साल की तैयारी तो भैया इसमें लगेगी लगेगी। एक साल की से कम की तैयारी पे ये एग्जाम निकलने वाला नहीं है। तो स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए कि हमें जैसे ही हमने अपने फाइनल्स के एग्जाम दिए हैं ग्रेजुएशन के या मास्टर्स के, तो हमें सिर्फ अंजुर की आंख की तरह आईएएस का दिखाई देना चाहिए कि अगले साल मुझे आईएएस देना नहीं है, निकालना भी है। तो उसके लिए क्या होना चाहिए? उसके लिए स्ट्रेटेजी हमारी होनी चाहिए कि हमें तो 24 घंटे दिमाग में सिर्फ एक सवाल रहना चाहिए कि हमें तो ये एग्जाम देना है और कैसे देना है। तो उसी की तैयारी हमें स्टार्ट कर देनी चाहिए। बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आपने ग्रेजुएशन में अपने सेमेस्टर में अपने कॉलेज में पढ़े होंगे, लेकिन बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपने टच भी नहीं किए। तो स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? जो इसका जो पेपर थर्ड है डिस्क्रिप्टिव, और ये स्ट्रेटेजी सबके लिए डिफर हो सकती है। सब लोग अपने अपने हिसाब से स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। एक मैंने एक कॉमन स्ट्रेटेजी बताई है जिससे कि हर बच्चा रिलेट कर सकता है। तो डिस्क्रिप्टिव ये इसमें जो टॉपिक्स होते हैं जनरली आपने टच नहीं किए होते, बड़े लेंदी और बड़ा वास्ट सिलेबस है इस पेपर 3 का। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले पेपर 3 को आप शुरू करें। आप इसके इकोनोमेट्रिक्स को आप अच्छे से करें, सैम्पलिंग को आप अच्छे से करें। आप जो है जितना भी टॉपिक्स के आते हैं स्लो स्लो एंड स्टडी रूप से इसको कीजिए। साथ ही साथ अपने एज वेल एज आपको इंग्लिश और जीएस पे भी फोकस करना है। इंग्लिश और जीएस को भी साथ साथ रखना है। अपने इडियम एंड फ्रेजेस को साथ साथ करना है। आपको सेंटेंस करेक्शन और ग्रामर को अच्छे से करना है। देन आपके जो जीएस के पोर्शन है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इसको भी साथ साथ धीरे धीरे स्लोली स्लोली पढ़ते रहना है। इसमें ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है, लेकिन समय तो देना पड़ेगा। अगर हम ये सोचें कि हम इसको एग्जाम के टाइम पे प्रिपेयर कर लेंगे, तो वो प्रिपेयर होने वाला नहीं है। बहुत सारे एग्जाम्पल मेरे पास ऐसे हैं जिन्होंने जो लास्ट साइड सॉरी जिस बच्चे ने लास्ट टाइम टॉपर किया था या पिछले साल भी टॉपर किया था, इससे भी ज्यादा नंबर लेकर आए हुए हैं, लेकिन जीएस में पत्ता गोल हो गया। जीएस में मार्क्स नहीं आ पाए। जो टॉप करने वाला बच्चा था वो जीएस में फेल हो गया। तो मेरिट मतलब ही नहीं होता कि उसको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा।
तो इसको भी एज वेल एज आप इतना ही इंपॉर्टेंट समझें और समय दें जितना आप बाकी अपने सब्जेक्ट को देते हैं। इन सब्जेक्ट को तो जनरली बच्चे लोग कर लेते हैं, इंग्लिश को भी जनरली कर लेते हैं, इंग्लिश मीडियम के ज्यादातर बच्चे हैं वो सभी लोग इंग्लिश को कर लेते हैं, लेकिन जीएस, जीएस इज द मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपको उसको भी उतना ही फोकस, उतने ही ध्यान से, उतनी कंसिस्टेंसी के साथ लगातार करते रहना है। तो जैसा मैंने पहले बताया कि आप पेपर थर्ड को शुरू कीजिए, साथ ही किसी एक पेपर को साथ में पैरेलली ले लीजिए। तो आपका शेड्यूल कुछ इस हिसाब से हो जाएगा कि आपने 1 घंटा इंग्लिश, 1 घंटा जीएस, देन 3 घंटे आपने स्टेटिक्स को दिए पेपर थर्ड को, जिसमें समय भी ज्यादा लगेगा, और 2 घंटे आपने इसे दिए, इसको दिए। तो आपका जो 8 से 9 घंटे का शेड्यूल है इस तरह से बन गया। अब इस शेड्यूल में कोई संडे नहीं आता, कोई मंडे नहीं आता, कोई होली नहीं आती, कोई दिवाली नहीं आती, कोई दशहरा नहीं आता। ये कंसिस्टेंसी ही आपको जिताएगी। कंसिस्टेंसी इज द ओनली की टू सक्सेस। इस बात को आप गांठ मार लीजिए कि आपको जीवन में सफल होना है तो कंसिस्टेंट तो होना ही पड़ेगा। तो आप जब कंसिस्टेंट होते हैं तो धीरे 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 स्लो 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 आप अपनी मंजिल की तरफ को छोटे छोटे कदमों से बढ़ जाते हैं। तो जैसे ही आपका इसका सिलेबस कंप्लीट होने को आता है, 2 से 3 महीने का समय इसमें लगेगा आपको पूरा पेपर थर्ड को कंप्लीट करने में। देन एज वेल एज आपका ये पेपर भी चल रहा होगा। इसमें 7 ऑप्शंस आते हैं जिसमें से आपको 2 ऑप्शन चूज करने होते हैं। तो मेरा ये मानना है कि आप कोई से भी 3 ऑप्शंस की तैयारी जरूर कीजिए। ऐसा ना हो कि सिर्फ आप 2 ऑप्शन तैयार करके जाएं और वहां आपसे आपके एक्सपेक्टेशन से कुछ ज्यादा आ जाए। तो आपके पास एक ऑप्शन होना चाहिए कि ये नहीं तो ये, मैं इस पेपर को क्रैक कर ही दूंगा, आसानी से निकाल दूंगा। और मजे की बात क्या है, मजे की बात यह है कि इसका जो मेरिट बनती है वो 50 से 55% पे जाके खत्म हो जाती है। लेकिन 50 से 55% नंबर लाने वाले बच्चे भी कितने हैं? बिल्कुल भी नहीं है। तो बच्चे तैयारी तो जोश के साथ शुरू करते हैं, लेकिन जैसे ही उस सिलेबस को देखते हैं तो घुटने टेक देते हैं। तो हमें अपनी तैयारी को उस लेवल पे ले जाना है ताकि हम लोग रिवीजन का भी समय मिल सके। कोशिश करनी है 6 से 7 महीने में पूरे सिलेबस को हम लोग कंप्लीट करें और जो रिमेनिंग 3-4 महीने बचते हैं वो सिर्फ रिवाइज के हों। रिवाइज रिवाइज रिवाइज। इंग्लिश पेपर के लिए और जीएस पेपर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टिप है, आप किसी भी नेशनल इंग्लिश वाले न्यूज़पेपर को डेली पढ़ना आज से शुरू करें। इससे आपकी वोकेबलरी भी अच्छी बनेगी, आपके जो है प्रेस से राइटिंग भी आपकी अच्छी होगी, आपका ऐसे राइटिंग भी आपकी अच्छी हो जाएगी, आपका टॉपिक भी क्लियर होगा, आपका करंट अफेयर्स भी बन जाएगा। तो इसे तो आज से ही गांठ मार लीजिए, आज से ही शुरू कर दीजिए कि आपको आज से ही न्यूज़पेपर की स्टडी छोड़नी नहीं है। देन आप अपने प्रेस से राइटिंग की तैयारी कर सकते हैं, आप ईडीएम फ्रेजेस की तैयारी कर सकते हैं। 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 नंबर के क्वेश्चन है, बिल्कुल सटीक लगते हैं, पूरे के पूरे मार्क्स मिलते हैं। लेकिन अगर हमें आता है तो, अगर हमें आता ही नहीं तो किस बात के नंबर मिलेंगे भैया? नंबर नहीं मिलेंगे। तो स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए कि हमें इंग्लिश और जीएस को भी एज वेल एज अपने स्टैटिस्टिक्स पेपर की तरह ही लगातार तैयार करते रहना है। तो जैसे ही हम लोग ये एक पेपर को कंप्लीट करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो जाता है, हम पीवाईक्यूज करना शुरू कर देते हैं, एज वेल एज हम दूसरे टॉपिक पर आ जाते हैं, दूसरे सब्जेक्ट को तैयारी करना शुरू कर देते हैं। हमारी जो स्ट्रेटेजी है स्टेटअप एकेडमी की वो कुछ इस तरह की ही है कि पहले हम पेपर थर्ड को कंप्लीट कराते हैं बच्चे को, देन पेपर थर्ड से रिलेटेड जितने पीवाईक्यू हैं पिछले 10 साल के वो कंप्लीट कराते हैं, एज वेल एज पेपर 4 की तैयारी भी शुरू करा देते हैं। इसमें भी 4 टॉपिक हम लोग कराते हैं। आपको अपने पसंद के कोई 3 टॉपिक आप अपने तैयार कर लीजिए। मेरे हिसाब से दो पोर्शन थ्योरी के और एक पोर्शन जो है न्यूमेरिकल्स का आप अपना तैयार कर सकते हैं। तो आप उसको तैयार कर लीजिए, देन पीवाईक्यू लगा लीजिए, देन स्टैटिस्टिक्स 1 और 2 पेपर्स के जो फॉर्मूले हैं वो सब एक जगह लिखकर इनके पीवाईक्यू लगाना शुरू कर दीजिए आज से ही। तो आपका आपके एग्जाम से पहले पहले फरवरी तक हमें सारा सिलेबस अपना क्लोज कर देना है। वो कब क्लोज हो पाएगा? वो तभी क्लोज हो पाएगा जब आपने जुलाई से अपनी क्लास को स्टार्ट कर दिया हो। तो हमारा जो नेक्स्ट बैच बनने वाला है, जो 1 ईयर का बैच है, और 1 ईयर के बैच को ही हम लोग प्रीफर करते हैं, वो जुलाई मिड में बनता है। 15 जुलाई से उसकी लॉन्चिंग है, जिसके रजिस्ट्रेशन हम लोगों ने, जिन्होंने 27 के लिए प्लान किया हुआ है, उसके रजिस्ट्रेशन ओपन है हमारे पास। आप चाहे तो उसके लिए इंक्वायरी कर सकते हैं। लिमिटेड सीट्स होती हैं। लिमिटेड सीट्स क्यों, किस लिए होती हैं? किसी बच्चे ने मेरे से पूछा कि सर ऑनलाइन पढ़ाते हैं, इसमें तो अनलिमिटेड सीट्स होनी चाहिए। अनलिमिटेड सीट्स हम नहीं लेते, लिमिटेड सीट्स लेते हैं। 25 से 30 स्टूडेंट होते हैं ताकि हर बच्चे को हम नाम से बात कर सकें,
हम देख सकें कि वो उसके पेरेंट्स से बातें कर सके, उसको जान सके कि बेसिकली वो बच्चा कहाँ स्टैंड कर रहा है। हमें ये मतलब नहीं है, भीड़ इकट्ठी करने से मतलब नहीं है, मतलब सिर्फ बच्चे के सिलेक्शन से है। बच्चा अगर मेहनत करेगा, पूरी मेंटरशिप के अगर उसको मिलेगी, उस पर ध्यान रखा जाएगा, तो 100% वो बच्चा एग्जाम को क्रैक कर सकेगा। और आने वाला कंपटीशन आईएएस का टफ होने वाला है। स्टार्टअप एकेडमी के स्टूडेंट इस कंपटीशन को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने वाले हैं। अब ये जो मेरिट आने वाले समय में बनेगी, वो 50 से 55% पे नहीं बनेगी, वो ऊपर जाएगी, वो 60% पे जाएगी, 65% पे जाएगी, हो सकता है 70% पे भी आने वाले समय में जाए। और स्टार्टअप एकेडमी का हर एक स्टूडेंट उसमें कंपटीशन देगा। तो ये तो स्ट्रेटजी रही। तो आज से अपनी, और काफी बच्चों ने बातें की कि हम जो है फास्ट ट्रैक बैच शुरू करने वाले हैं। श्रुति में हमने क्लास में बताया भी था, फास्ट ट्रैक बैच उन बच्चों के लिए है जिन्होंने एक बार या उससे पहले एक या दो बार एग्जाम दिया है और उनको सिलेबस लगभग पूरा क्लियर है। उनको फास्ट ट्रैक पे एक रिवीजन चाहिए, क्विक रिवीजन, ताकि जिससे कि वो अपनी जो तैयारी है उसको ब्रशअप कर सके, ब्रशअप कर सके। एग्जामिनेशन हॉल में जब जाएं तो सारी चीजें उनकी रिपीट हो चुकी हूं कई कई बार। जितना रिपीटेशन आप करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर है, जितना रिवाइज आप करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर है। वो तभी हो पाएगा जब आप अपने सिलेबस को एक दिए हुए समय में खत्म करेंगे। इसके रिवीजन में भी 3 से 4 महीने का समय लगेगा। और एग्जामिनेशन में आप मानिए डेली एग्जाम होना है सुबह शाम में, आप देख भी नहीं पाएंगे कि क्या क्वेश्चन है, क्या पेपर है। और अगर देखेंगे तो कंफ्यूज करेंगे। तो एग्जामिनेशन के दिन तो कुछ उठा के देखना ही नहीं है, रिलैक्स करना है। आपने इतनी बार रिवाइज किया हुआ है, इतनी बार प्रैक्टिस की हुई है, इतनी बार चीजों को समझा हुआ है कि आपको आज रिवाइज करने की जरूरत ही नहीं है। तो कोशिश करें 6 से 7 महीने में, 8 महीने में सिलेबस को कंप्लीट करें, 3 से 4 महीने में इसको अच्छे से रिवाइज करें, थ्रोली रिवाइज करें, बार बार रिवाइज करें। जितना रिवाइज करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही हेल्पफुल होगा एग्जाम वाले दिन एग्जामिनेशन हॉल में आपके लिए। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि जुलाई में हमारा बैच शुरू होने वाला है, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन ओपन है। आप चाहें तो अपने आपको रजिस्टर्ड करा सकते हैं। और लिमिटेड बच्चे हम लोग लगते हैं, मैक्सिमम 30 स्टूडेंट हम लोग एक बैच में लेंगे। तो कुछ स्टूडेंट आ भी चुके हैं 2027 वाले बैच के लिए, तो आप चाहें तो अपने आप को एनरोल करा सकते हैं। और जो फास्ट ट्रैक बैच है वो भी हमारा शुरू हो गया है। तो फास्ट ट्रैक बैच में हम लोगों ने 10 ही बच्चों के साथ बैच को शुरू किया हुआ है। इसमें हमने ज्यादा बच्चे नहीं लिए, उन बच्चों को इसमें नहीं लिया, मैं माफी चाहता हूँ। काफी बच्चों से हम लोगों ने बातें की है, जिनको हमने कमिटमेंट भी किया था इस बैच को शुरू करेंगे उनके साथ। लेकिन क्योंकि वो बच्चे ने अभी तक कोई एग्जाम नहीं दिया था, अभी उनको सिलेबस के गो थ्रू नहीं आया था। जो जीरो बच्चा है, जीरो इन द सेंस कहने का मतलब ये है जीरो, जिसने अभी तक पूरे सिलेबस को एक बार गो थ्रू नहीं हुआ है, तो उन बच्चों को इस बैच में प्रेफरेंस नहीं मिली है, इस बैच में हम नहीं दे पाए हैं। मैं माफी चाहता हूँ इसके लिए। लेकिन ये मजबूरी है कि उस बच्चे का भी समय खराब होगा। तो वो बच्चा हमारी वीडियोस को देखे, वीडियोस में भी हम लोग सारी तैयारियां प्रॉपर तरीके से करा रहे हैं। श्रुति मैम करा रही है, विभूति मैम करा रही है। तो आप इन क्लासेस को प्रॉपर तरीके से देखेंगे तो आपको लगेगा कि आपकी तैयारी एज वेल एज स्लो स्लो चल रही है। आप हमारी प्लेलिस्ट डाउन कर लीजिए। पेपर थर्ड हमारा कंप्लीट हो गया है, पेपर फोर्थ हम लोग जस्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट। तो आप और श्रुति विभूति मैम की आप जो है इंग्लिश की क्लासेस कीजिए, इडियम फ्रेजेस खत्म होने के बाद वो ग्रामर लेंगी, तो आपके ये नंबर्स भी पक्के होंगे। थोड़ा स्लो चलता है कि एक दिन में करा दो, एक दिन में नहीं होगा। हमें कछुए की चाल से चलना है, हमें खरगोश नहीं बनना है। निरंतरता ही लानी है, निरंतरता ही जीवन में आपको सफलता दिलाएगी। निरंतर लगे रहिए, धीरे धीरे लगाई रहिए, धीरे धीरे ही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। तो इसी बात के साथ मैं खत्म करता हूं आज के टॉपिक को। तो हमारा जो आज का टॉपिक रहा है वो टॉपिक था कि हमें स्ट्रेटेजी क्या अपनानी चाहिए। हमें पेपर थर्ड से शुरू करना चाहिए, पेपर फोर को एज वेल शुरू करें, लेकिन साथ में इंग्लिश और जीएस को भी अपने साथ पैरेलली हम लोगों को पूरे साल पढ़ना है। अगर हम इसको भूल जाएंगे, इसमें नंबर लिया है सबसे ज्यादा, 10 साल में किसी के नंबर नहीं आए इतने जितने हम लोगों ने इस साल नंबर लिया है, लेकिन यहाँ जीरो हो गए, क्या फायदा होगा? कोई फायदा नहीं होगा। तो हमें अपना फोकस सारे सब्जेक्ट पे करना है। डिपार्टमेंट आपसे जीएस और इंग्लिश सिर्फ इसलिए मांगता है कि एक बच्चा सिर्फ इस पे ना उलझा रहे, उसे एक सामान्य ज्ञान भी हो, चीजों के बारे में थोड़ा पता हो। एक अधिकारी लेवल का आदमी है जिसे 10 तरह की चीजों का और पता होता है, तो उनको अधिकारी चाहिए जिसको इंग्लिश और जीएस की भी अच्छी नॉलेज है। तो ये स्ट्रेटेजी आप अपनाएं। और जो बच्चे हमारे नए बैच जो 15 जुलाई से शुरू होने वाला है, थोड़ा जल्दी है लेकिन लिमिटेड सीट्स हैं, आप एनरोल कराना चाहते हैं तो एनरोल करा सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।